गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। वी ऑल नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। Food supplies protein, carbohydrate, fat, vitamin and mineral, all of which are required for body development, growth and health. हमें पता है हम भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ताकत मिले। भोजन से हमें क्या मिलता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ये सभी चीजें कंपोनेंट है फूड से। बोथ प्लांट एंड एनिमल आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। दोनों ही, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, हम दोनों से ही भोजन किसी न किसी रूप में जरूर लेते हैं। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कैसे? तो प्लांट के लिए हम करते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल्स को हम पालते हैं एनिमल हस्बेंड्री के तौर पे। We read in newspaper that efforts are always being made to improve production for agriculture and animal husbandry. हम लोग पढ़ते हैं हमेशा न्यूज़पेपर वगैरह में कि किस तरह से सरकार जो है वो बढ़ावा देती है। अभी पाकिस्तान में गधों का बहुत ज़्यादा पालने का चल रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के संबंध थोड़े अच्छे हैं, और चाइना में जो सबसे ज़्यादा फास्ट फूड खाया जाता है वो गधे होते हैं, गधे का मीट। चाइना के लोग गधे का मीट बहुत ज्यादा खाते हैं। इसको देखकर पाकिस्तान सरकार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ावा करती है पाकिस्तान में गधे को पालने पर। तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गधे को पालते भी हैं, एनिमल हस्बेंड्री। वाई कैन नॉट वी मेक डू विद द sorry, why is this necessary? Why we cannot do with the current level of production? इंडिया इज वेरी पॉपुलस कंट्री। हमें पता है भारत का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। Our population is more than 1 billion people and is still growing. As food is growing, population is need more than a quarter of a billion ton of grain every year. जैसे जैसे आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ही पीछे फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज्यादा इस पर प्रेशर आएगा। चैप्टर का थोड़ा सा चीजें समझाने की कोशिश की गई है, बेसिक एक थीम रखने की कोशिश की गई है चैप्टर को समझने से पहले। बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसली कल्टिवेटेड। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा मात्रा में फसल बन ही रहा है, उपजाया भी जाता है, बहुत ज्यादा उपजाया जा रहा है हर जगह पे। Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crop and livestock. तो अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम प्रोडक्शन कैसे करें, इम्पोर्टेंट ये है हम इनमें बेटरमेंट कैसे करें, सुधार कैसे करें, ताकि कम जगहों में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। एफर्ट्स efforts to meet the food demand efforts to meet the food demand by increasing the production we have lead to some success so far. हम लोगों ने जो फूड का प्रोडक्शन है एज अकॉर्डिंग टू डिमांड, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो हम लोग कहीं ना कहीं सक्सेस के रेट के पास पहुंच रहे हैं। वी हैव हैड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त जो हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिससे कि कम फसल में ज्यादा से ज्यादा उपज हो सके। जैसे कि अभी जो आप लोग चावल खाते हैं, बासमती चावल भी उसी का ही उपज का एक पार्ट है। अगले में जो है वो है व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिससे कि दूध की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सके, दुग्ध क्रांति कहते हैं इसे हम लोग। However, these revolutions mean out that our natural resources are getting used more intensely. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources. इतने अगर हम किसी भी चीज के लिए इंटेंसली होकर यूज करते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नेचर को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। As a result, there are more chances of causing damage to our natural resource at the point of destroying their balance completely. Therefore, it is important we should increase food production without degrading our environment. तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या बेटर है कि हम फूड की प्रोडक्शन तो करें विदाउट हार्मिंग दी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। बच्चों 1.2 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से शुरू होता है। इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप yield. Cereals such as wheat, rice, maize, millet and sorghum provide us carbohydrate for energy requirement. Pulses like gram, pea,
ब्लैक ग्राम उड़द दाल, ग्रीन ग्राम मूंग दाल, पिजन पी अरहर, लेंटिल मसूर दाल प्रोवाइड अस विद प्रोटीन। बच्चों आपको पता होना चाहिए, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो, बाजरा हो, ये सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और दाल, हर एक प्रकार के दाल, उसमें क्या पाया जाता है बच्चों? प्रोटीन पाया जाता है। एंड ऑयल सीड इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लाइन सीड एंड फ्लावर प्रोवाइड विद फैट। और जितने भी ऑयल्स होते हैं उनमें क्या होता है? फैट पाए जाते हैं। वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट प्रोवाइड अ range of vitamin and mineral in addition to small amount of protein, carbohydrate and fat। और भी हैं, जैसे वेजिटेबल है, चाहे वो स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? तो कुछ ना कुछ अमाउंट में विटामिन, मिनरल, इन सब चीजों से हमें ये चीजें मिलती हैं। फूडर क्रॉप, फूडर क्रॉप क्या होता है बच्चों? चारा, जो जानवरों को खिलाया जाता है उसे हम फूडर कहते हैं। तो फूडर क्रॉप किस लिए उगाया जाता है? ताकि हम लाइव स्टॉक को फूड दे सके। लाइव स्टॉक का मतलब क्या है? जानवरों को हम खाना दे सके, इसके लिए वो उपजाया जाता है। आगे समझते हैं बाबू। कुछ फोटोज हैं और उसके बाद डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग क्लाइमेट की जरूरत है। टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। क्या क्या अलग अलग चीज की जरूरत है बच्चों? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिफरेंट क्लाइमेट की जरूरत है, डिफरेंट टेम्परेचर की जरूरत है। बच्चों ये फोटो पीरियड क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आप 11th में पढ़िएगा, इसलिए एक बार अच्छे से समझ जाइए। फोटो पीरियड होता है कि हर एक प्लांट को एक फिक्स अमाउंट ऑफ कम से कम सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कुछ प्लांट दिन में 2 घंटे भी सूरज की रोशनी मिल गई तो काफी है, कुछ प्लांट को 8 घंटे सूरज की रोशनी चाहिए ही चाहिए। ये जो टाइम पीरियड होता है, जो सूरज की रोशनी उसको चाहिए ही चाहिए ग्रो करने के लिए, उसे ही हम फोटो पीरियड कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, फोटो पीरियड आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। पहला क्वेश्चन बच्चों लिखिएगा, एक्सप्लेन फोटो पीरियड। पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा एक्सप्लेन फोटो पीरियड। फोटो पीरियड से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन फोटो पीरियड। और आप लिखिएगा फोटो पीरियड आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। देखिएगा, चाहे वो ग्रोथ हो या फ्लावरिंग, सब सनलाइट पे होता है और इसी पीरियड को हम फोटो पीरियड कहते हैं। कुछ क्रॉप जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, कुछ क्रॉप ऐसे क्रॉप जिसे हम रेनी सीजन में ग्रो करवाते हैं, आर कॉल्ड, वहां तक ले आते हैं आप लोग, खरीफ क्रॉप। जो कि क्रॉप हम बारिश के मौसम में उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। द खरीफ सीजन from month of June to October, and some of the crop are grown in winter season called Rabi crop from November to April। बच्चों ध्यान दें, दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए कि रबी क्रॉप किसे कहते हैं। तो खरीफ क्रॉप वो होता है इन द मंथ, रेनी सीजन्स के फूल होते हैं इन द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, और रबी क्रॉप विंटर सीजन के होते हैं, लिखा हुआ है। और इसके एग्जाम्पल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल, चौथा क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा बच्चों, व्हाट आर दी एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। फोर्थ क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ फसल के उदाहरण बताइए, खरीफ फसल के उदाहरण बताइए। तो दिया हुआ आंसर है उसका। और चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का क्या क्या एग्जाम्पल है, लिखिएगा बच्चों। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लीजिएगा कि रबी क्रॉप के उदाहरण बताइए, रबी क्रॉप के उदाहरण बताइए। आगे पढ़ते हैं बच्चों।
In India, there has been 4-time increase in the production of food grains from 1952 to 2010 with only 25% increase in cultivated land area. बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जितना जमीन था उससे 25% ज्यादा जमीन पर खेती की गई। ये नहीं रहने वाली जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी जमीन थी खेती के लिए उससे ज्यादा 25% ज्यादा जमीन पे हमने खेती की, पर प्रोडक्शन कितना हमने पाया? 4 गुना प्रोडक्शन आया। हाउ हैज दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन हैज बीन अचीव्ड? अब हम इसी चीज को समझेंगे कि किस तरह से इस तरह के अचीवमेंट हम पा पाते हैं कि कम जगह पे ज्यादा प्रोडक्शन करवा पाते हैं। तो क्या कारण है? द major group of activities for improving crop yield can be classified as crop variety improvement, crop production improvement, crop protection management. क्वेश्चन लिखिएगा, how can we improve crop yield? How can we improve crop yield? हम फसल को किस तरह से improve सुधार कर सकते हैं? हम फसल को किस प्रकार से सुधार कर पाते हैं? 3 ऑप्शन है बच्चों। ये छठा क्वेश्चन आपका है आज का। तो इसके एग्जांपल्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। पहले तो हम फसल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसको बेहतर करें। दूसरा है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, फसल जो अलग अलग प्रकार के हम लगा रहे हैं उसको इंप्रूव करें। और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, फसल जो हम उपजा रहे हैं उसकी क्वालिटी या फिर उसके बचाव को कैसे हम उसे बचा सकते हैं, ये। तो अब उसी चीज के अलग अलग आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है क्रॉप वैरायटी का इंप्रूवमेंट, किस प्रकार हम लोगों ने समय के साथ अलग अलग प्रकार के फसल का इंप्रूव किया है। दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। तो हम लोगों ने क्या किया इस चीज के लिए, वैरायटी के लिए हम लोगों ने उस तरह के क्रॉप को खोजा जो कि सबसे अच्छा यील्ड दे सकता है, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। Varieties or strain of crop can be selected by breeding of various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizer। तो हम लोगों ने इस तरह से कैसे खोजा? तो हम लोगों ने कैसे प्लांट्स किए? पहले डिजीज रेजिस्टेंस, जिसमें बीमारियां जल्दी ना हो, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, खाद वगैरह जब डालते हैं तो उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स कर सके, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल क्रॉप इनटू वे इज हाइब्रिडाइजेशन। एक और तरीका है अगर हम देखें इस तरह से फसल के उत्पादन को अच्छा करने का, हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों 7वां क्वेश्चन लिखिएगा, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन लिखिएगा। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं, एक मिनट बच्चों मैं भी देख लेता हूँ, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। हाइब्रिडाइजेशन संकरण, तो आप लिखिएगा बच्चों संकरण। संकरण से आप क्या समझते हैं? हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनेरिक। और एक है बेटे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है समझिएगा, संकरण क्या होता है? जब हम एक जेनेटिक्स मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं टमाटर। सपोज दैट अभी हम लोग मार्केट में सुनते होंगे एक टमाटर देसी टमाटर होता है और एक टमाटर होते हैं, 2 तरह के टमाटर होते हैं। तो अंतर क्या है देसी टमाटर में और दूसरे टमाटर में? समझिएगा, मान लीजिए एक तरह का टमाटर है जो कि नॉर्थ इंडिया का है और दूसरा टमाटर साउथ इंडिया का है। सपोज दैट नॉर्थ इंडियन जो टोमेटो है वो छोटे छोटे होते हैं, देसी टमाटर जिसको कहते हैं छोटे छोटे टमाटर होते हैं, पर मीठे होते हैं। मीठे तो होते हैं, छोटे टमाटर का मतलब क्या है, उसमें जूस जो है वो कम होता है। और साउथ इंडियन टमाटर क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं, मतलब जूस तो बहुत ज्यादा होता है पर उसमें क्या होता है कि मीठा नहीं होता है। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, दोनों के जीन्स को बाहर निकाला, जीन्स को मॉडिफाई किया और इन दोनों के जीन को मिलाकर एक न्यू टाइप ऑफ प्लांट बनाया। कैसा? जो कि बड़ा होगा। साउथ इंडियन कैरेक्टर क्या है, बड़ा होना, तो बड़ा होगा। दूसरा नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर क्या था, जूसी मीठा होना, तो ये क्या होगा, मीठा होगा।
तो जूसी तो पहले से थे, रस तो पहले से था। अब नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर क्या है, मीठा होना। इस मीठे होने के साथ साथ जो नया प्लांट आएगा वो क्या होगा, बड़ा बड़ा आएगा टोमेटो, और मीठे मीठे टोमेटो आएंगे। इस तरह के प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड इट इज नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूस हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरिया। नए वेराइटीज को मानने के लिए हमें कंडीशंस भी देखना बहुत जरूरी है। फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेराइटी। फार्मर्स को उस क्वालिटी का सीड भी मिलना चाहिए ताकि कम से कम सीड में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। द सीड शुड ऑल, देखते be the same variety and germinate under the same condition. Cultivation practice and the crop yield are related whether soil quality and availability of water. अगर कल्टीवेशन करना है, खेती करना है, तो किस किस पे डिपेंड करता है बच्चों, वेदर पे, मौसम कैसा है, किस मौसम में। आप अभी अभी पढ़े थे हम लोग, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप बारिश के मौसम में होता है, रबी क्रॉप ठंड के मौसम में होता है। सॉइल क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिट्टी कैसा है, पानी वहां पे मिलेगी कि नहीं। अब आगे बताया जैसे कि वेदर कंडीशन में क्या होता है, ड्राउट, कहीं सूखा तो नहीं पड़ रहा या कहीं बाढ़ तो नहीं। Varieties can be grown in diverse climatic conditions are useful. Similarly, variety tolerant to high soil salinity should be developed. हमें ऐसे क्रॉप बनानी चाहिए जो मिट्टी कैसा भी हो, पर सीड जो है उस हर एक तरह के मिट्टी में ग्रो कर सके। मतलब सॉइल की क्वालिटी पे क्रॉप प्रोडक्शन बिल्कुल भी डिपेंड ना करे। तो कुछ चीजों को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। Some of the factors which variety improved is done as high yield, improved quality, biotic। ये क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, what are the factors for, ये क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। what are the factors for variety improvement, for variety improvement, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के सुधार कर सकते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके हिसाब से हम अलग अलग तरह से फसलों में सुधार कर सकते हैं। तो बच्चों पहला है हायर यील्ड। हायर यील्ड होने के लिए हम क्या करेंगे, जगह, जितनी जगह में उगा रहे हैं उससे ज्यादा जगह में उगाइए, हायर यील्ड होगा। पहला पॉइंट, आंसर का पहला पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 8वां था ये, और ये पहला पॉइंट है, 8 का ए है ये। बी में यही बस लिखिएगा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, फसल का क्वालिटी बढ़ा देते हैं हम। तीसरा बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंस, क्या करते हैं हम, बायोटिक रेजिस्टेंस क्या क्या है, जो कि जीव जो उन्हें खाते हैं, जैसे इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, वो बायोटिक हो गए। ए बायोटिक कंडीशन क्या क्या हो गया, कि हीट हो गया, कोल्ड हो गया, फ्रोस्ट हो गया, उससे हम चाहे कितना भी हीट हो, जितना भी कोल्ड हो, पर क्वालिटी ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए सीड को जो बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे। अगला पॉइंट है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। प्लांट में ड्यूरेशन को चेंज कर दे, मतलब जो प्लांट मान लीजिए 3 महीने में ग्रो कर रहे हैं, हम ऐसा सीड बनाते हैं जो कि 1.5 महीने में प्लांट को मैच्योर कर दे, प्रोडक्शन के लिए बना दे, तैयार कर दे। तो उससे क्या होगा, हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवा पाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों। तो ये 8 का डी पॉइंट था। एक और पॉइंट है, 2 पॉइंट और है। अगला पॉइंट है वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, एडेप्ट कर सके। ये तो बहुत पहले भी अभी बात हो रही थी कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग बायोटिक नॉन बायोटिक कंडीशन, जैसे भी कंडीशंस हो, प्लांट को बस अडेप्ट करना चाहिए। अडेप्ट का मतलब है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पर किस तरह से अपने आप को मैनेज करता है, उसी को हम कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। अगला है डिजायर्ड एग्रोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसा हमें चाहिए वैसा ही प्लांट हमें मिले, उसे ही कहते हैं डिजायर्ड एग्रोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक। तो इन सब चीजों से हम क्रॉप के वैरायटी को इंप्रूव कर पाएंगे।
अगला पॉइंट है क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट। किस तरह से हम क्रॉप के प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं। पेज सेटअप करने दीजिए बच्चों। In India, as in many other agriculture-based countries, farming range from small to large farm. Different farmers have more or less land, money, access to information, technology. हमें पता है भारत में जो खेती होती है वो बहुत ही वेरिएबल रेंज पे है। कोई तो बहुत ज्यादा अमीर किसान है और कोई बहुत ही गरीब किसान है। उसी के हिसाब से उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, टेक्निक्स आते हैं, टूल्स आते हैं। गरीब के पास उतने ज्यादा टूल्स या टेक्निक्स नहीं होंगे और अमीरों के पास बहुत ज्यादा टूल्स या टेक्निक होंगे। अगला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। Just as we need food for the development, growth and well-being, plant and nutrient for growth. Nutrient are supplied by air, water and soil. प्लांट को कैसे न्यूट्रिएंट मिलता है? तो हवा से, प्लांट वाटर से और सॉइल से। हवा से नाइट्रोजन मिलता है, वाटर से इनको अलग अलग माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिस तरह सॉइल से भी मिलता है। द न्यूट्रिएंट विच इज एसेंशियल फॉर प्लांट, एयर जैसे कि सप्लाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी माफ करना, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी आ जाता है पानी से इनके पास, और सॉइल इनको 13 तरह के न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं प्लांट। Among these, some in large quantity and therefore are called micronutrient. तो ये क्वेश्चन लिखिएगा, explain macronutrient, explain macronutrient। 9th क्वेश्चन है बच्चों, मैक्रोन्यूट्रिएंट से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट हम प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, उसे कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट से आप क्या समझते हैं? स्पेलिंग बच्चों यहाँ लिखा हुआ है। माइक्रोन्यूट्रिएंट से आप क्या समझते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट जब प्लांट को कम अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट चाहिए उन्हें ही हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन जरा लिखिएगा, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट? मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल बताइए, मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल बताइए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल बताइए। ये 11th क्वेश्चन है। अगला लिखिएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल बताइए। तो बच्चों माइक्रोन्यूट्रिएंट के उदाहरण बताइए। याद रखिएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आते हैं? नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। वहीं पर माइक्रोन्यूट्रिएंट में होते हैं आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोबिलिडियम और क्लोरीन। अगर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की प्लांट बॉडी को कमी पड़ जाती है तो उसे ही हम कहते हैं डिजीज कंडीशन। To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizer. कोई प्लांट को किसी भी इन न्यूट्रिएंट की कमी ना पड़े, इसीलिए हम प्लांट्स में क्या देते हैं? मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे प्रोड्यूस करवा सके फसल को। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन जो आप लिखिएगा, व्हाट इज मैन्योर लिखिएगा। मैन्योर क्या होता है? इसके कुछ पॉइंट्स आएंगे 13th का, ध्यान दीजिएगा। मैन्योर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई, ये सभी लाइन लिखिएगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू दी सॉइल। तो मैन्योर क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऐसे जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन वेस्ट, प्लांट वेस्ट, डेड प्लांट,
जो चावल रोटी जो भी जिसमें भी कार्बन का मात्रा होता है उन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये जो भी डेड मटेरियल होते हैं, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट हो, चाहे वो कोई प्लांट का टूटा हुआ टहनी हो, ये सब जब सड़ गल जाते हैं तो जो बनता है उसे हम मैन्योर कहते हैं। तो लिखा भी है मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय दी, बच्चों ये 13 का ए नंबर पॉइंट में लिखिएगा, ए पॉइंट है। फिर मैन्योर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कैसे, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, जो एनिमल होते हैं उनके वेस्ट जो होते हैं, जैसे कि गोबर से बनाया जाता है ना, और या फिर जो प्लांट जो मर जाते हैं उनसे। ये इसका बी पॉइंट था बच्चों। सी पॉइंट लिखिएगा मैन्योर हेल्प इन इनरिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या करती है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाती है। ये तीसरा पॉइंट सी पॉइंट था। दिस इन्वॉल्व इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडिंग सॉइल। यहाँ तक कि जो सैंड होते हैं, बालू वाले मिट्टी होते हैं, उनमें भी अगर आप मेन्योर डालिएगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये बढ़ा देते हैं। इन क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी में द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनिंग एंड अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। चिकनी मिट्टी में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा टिक जाता है, और अगर आप मेन्योर का यूज करिएगा तो उसमें क्या होता है, वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम होता है उसको ये सॉल्व आउट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इसको लिखिएगा डी पॉइंट में, ये दोनों पॉइंट लिखिएगा। ये मेन्योर के कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा बच्चों। इन मेन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल विच इज एडवांटेज इन प्रोटेक्टिंग our environment from excessive use of fertilizer. Using biological waste material is also a way of recycling waste. हम लोग जब भी यूज करते हैं मेन्योर तो वो हमें बचाता है फर्टिलाइजर से। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर कितना ज्यादा हानिकारक है किसी भी प्लांट के लिए, और प्लांट के साथ साथ उसका एक इनडायरेक्ट जो कारण है, जो बैड इफेक्ट है, वो ह्यूमन बीइंग पर भी पड़ता है। अभी बताने वाले हैं बच्चों। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो वे ऑफ, हाँ आगे मैन्योर के कुछ पार्ट्स हैं, वो भी आप क्वेश्चन के फॉर्म में अभी लिखिएगा। 14वां क्वेश्चन लिखिएगा, एक्सप्लेन कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट या वर्मिंग कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं? द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल, vegetable waste, animal reuse, domestic wastage, sewage wastage, straw, eradicated weeds is decomposed in pit is called composting. The compost is rich in, तो ऐसे जो भी मैन्योर बनाए जाते हैं किन से, गोबर से, वेजिटेबल से जो सड़ गए जाते हैं, ठीक है, एनिमल रिफ्यूज से जो खाने से जानवर भी मना कर दे सड़ने के बाद, डोमेस्टिक वेस्ट घर में जो रोटी रह गया है या फिर दाल रह गया है, इन सबको सड़ा गला कर जो हम बनाते हैं उसे कहते हैं कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। बच्चों ये कंपोस्ट का था, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है देखिएगा, कौन कीजिएगा। कंपोस्ट is also prepared by using earthworm to hasten the process of decomposting plant and animal refuse. This is called vermicompost. ये भी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा बच्चों। एक मिनट दीजिएगा, मैं साफ कर देता हूँ इसको। तो बच्चों यहाँ से वर्मी कंपोस्ट, कभी कभी क्या होता है प्रोसेस बहुत स्लो होता है, कंपोस्टिंग का सड़ा गया है, सड़ रहा है, और वो धीरे धीरे सड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं वो अर्थवर्म को उनके अंदर छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, ये जो मेन्योर बनने का जो प्रोसेस है बहुत तेजी से फास्ट हो जाता है, फास्ट एंड हेस्टेन हो जाता है। हेस्टेन का मतलब है बहुत तेजी से तेज होना। अगला जो एग्जाम्पल है वो है ग्रीन मेन्योर। 15वां क्वेश्चन लिखिएगा, ग्रीन मेन्योर से आप क्या समझते हैं? Prior to the sowing of the crop seed, some plant like sun hemp or gur are grown and then mulched by plugging them into a soil. कुछ plants को before growing hemp are grown and then पहले इनको
बाहर में उगाया जाता है। बाद में जब ये थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो इनको कहाँ पे डालते हैं हम? सॉइल में। दिस ग्रीन प्लांट टर्न इन ग्रीन मैन्योर विच हेल्प इन रिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इससे क्या होता है, जब आप उसे मिट्टी में उगाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी जितने देर वो रहते हैं वो प्लांट में वापस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की प्रवाह चालू कर देते हैं, गिवन कर देते हैं, जिससे कि सॉइल फिर से क्या हो जाता है? फर्टाइल हो जाता है। अब हम सीखेंगे फर्टिलाइजर से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर commercially produced plant nutrient fertilizer supply nitrogen, phosphorus and potassium. They are used to ensure good vegetative growth, leaves, branches and flower, giving rise to healthy plant. Fertilizer are factor in higher cost farming. पहला पॉइंट तो 16 का यही होगा, इसके भी पॉइंट्स होंगे बच्चे। 16 का आंसर होगा ये, पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है कि पहला तो फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और ये इंश्योर करता है कि आप सबसे अच्छा फसल प्राप्त कीजिए। देखिए बच्चे, दो बातें, जब फर्टिलाइजर यूज किया जाता है तो फर्टिलाइजर में खास चीजें दी जाती है कि इतना अमाउंट में नाइट्रोजन दे दिए, इतने में फॉस्फोरस दे दिए, इतना मिनरल दे दिए, कुछ परसेंटेज फिक्स होता है उनका, जिससे क्या होता है, जितना प्लांट को चाहिए उतना मिल जाता है। पर जब आप घर में इस प्रोसेस को करते हैं, मेन्योर बनाते हैं खाद को, तो क्या होता है, आपको पता नहीं होता कि किस अमाउंट में प्लांट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हम बस उसे बनाते हैं, और उससे ये कभी भी ये नहीं होता कि जितना प्लांट को चाहिए उतना मिल ही जाता है। पर इसमें क्या होता है, साइंटिफिकली केमिकल्स के द्वारा ये बनाए जाते हैं लैब के अंदर, और जिसको जितना अमाउंट में चाहिए उतना ही डालते हैं ये। और दूसरा पर ये महंगा होता है, और मेन्योर क्या होता है, सस्ता होता है। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म ऑफ प्रॉपर डोज। फर्टिलाइजर को प्रॉपर डोज में डालना चाहिए, एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, समटाइम फर्टिलाइजर गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन एंड आर नॉट फुल्ली अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट। कभी कभी क्या हो जाता है, ये धुल जाते हैं फर्टिलाइजर्स, क्या होता है, बारिश की वजह से धुल जाते हैं और पूरी तरह से यूज नहीं हो पाता। तो ये जो फर्टिलाइजर पानी में चले गए, इसको किसने खाया? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर के हैं, ओशन के हैं या सी के हैं या रिवर के जो बायोमास है, जो मान लीजिए प्लांट्स हैं या फिर फिशेस हैं, छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, इन्होंने इसको कंज्यूम किया, और ये बाद में ऊपर उठते उठते हम अगर फिशेस को खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो अगर ये पानी में चला गया तो इससे हम वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये बात भी लिख सकते हैं कि इसके कारण वाटर पॉल्यूशन होता है। ऑल्सो वी हैव सीन इन प्रीवियस चैप्टर कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एज इन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी। जो कि याद रखिए, अगर आप बहुत लंबे समय से अगर आप फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस जगह का सॉइल जो है वह खराब हो जाए, क्योंकि फर्टिलाइजर के यूज करने पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट सॉइल में होते हैं, जो कि प्लांट को वापस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, वो सभी मर जाते हैं, सिर्फ केमिकल बचता है। तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर क्या करेंगे, प्लांट के अंदर, सॉरी सॉइल के अंदर से सारा का सारा न्यूट्रिशन खींच लेंगे, वापस जो न्यूट्रिशन अगले राउंड के लिए चाहिए, प्लांट को नेक्स्ट ईयर के लिए चाहिए, वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिटिंग ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ यूजिंग मैन्योर हैव टू बी कंसिडर्ड बिफोर ऑप्टिंग। तो बोल रहे हैं कि आपको उससे पहले समझ लेना चाहिए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में कैसे आपको बेनिफिट देगा। तो बच्चों उन दोनों के पॉइंट वाइज लिखिएगा और चीजों को समझिएगा। अगला जो है वो है ऑर्गेनिक। कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें या तो, ये 17वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें या तो केमिकल बहुत ही ना के बराबर या तो बिल्कुल नहीं।
इस तरह से केमिकल का यूज करते हैं कि या तो हो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, या फिर बिल्कुल भी इस खेती में केमिकल का यूज नहीं करते हैं। ना तो इसमें हर्बिसाइड का यूज करते हैं, ना तो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। विथ अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट। यहीं तक लिखिएगा बच्चों, काफी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल भी फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता है। यूज किया जाता है तो मैन्योर का यूज किया जाता है। और भी इनको बहुत सी चीजें समझाई गई है, आगे समझते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक फार्मिंग 17वां क्वेश्चन है, कार्बनिक खेती। आगे है इरिगेशन, सिंचाई के नियम। आपको पता ही है पानी की मदद से सिंचाई की जाती है बच्चों, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेल के द्वारा कैसे कैसे सिंचाई की जाती है, पानी की जो जरूरत होती है, या तो खेत में कुआं लगा लेते थे लोग, या तो कनाल के द्वारा एक पानी का सिस्टम है उसको यूज कर लिया अपने खेत तक। रिवर से लिफ्ट सिस्टम द्वारा, एक झूले की तरह होता है उसमें यूज करते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम कहते हैं। टैंक्स बुला के पानी सप्लाई किया जाता है वहां पर, ये भी एक प्रोसेस है। तो ये तो बहुत इजी है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब अलग अलग तरह के फसल किस तरह से उगाए जाते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप कैन बी यूज्ड। पहला है जो आपका सवाल है, मिश्रित खेती कैसे की जाती है, या मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं, 18वां क्वेश्चन। तो बच्चों, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप सिमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। एक साथ ही दो या दो से ज्यादा फसल को एक ही जमीन पे उगाया जाता है। जैसे कि जब गेहूं उगाया जाता है तो दाल उगाया जाता है, या तो गेहूं के साथ मस्टर्ड उगाया जाता है, ग्राउंड नट के साथ सनफ्लावर उगा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, दिस रिड्यूस रिस्क एंड गिव अस एश्योरेंस अगेंस्ट फेल्यूर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। क्या होता है मिश्रित खेती में, अगर दो तरह का फसल उगा रहे, किसी वजह से अगर एक फसल खराब हो जाती है तो आपको फिर भी एक बेनिफिट रहता है, एश्योरेंस रहता है कि दोनों में से एक फसल तो मेरा इस सीजन का बच जाएगा। अगला जो पैटर्न है बच्चों, यह है इंटरक्रॉपिंग। बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 19वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंटरक्रॉपिंग। Intercropping is growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern. A few rows of one crop alternate with a few rows of second crop. Intercropping क्या है, एक ही फसल में, अब देखिए ये दो तरह का नहीं है, अब बहुत सारे फसल को उगाया जा रहा है। एक रो में एक फसल उगाया जा रहा है, दूसरे रो में दूसरा फसल उगाया जा रहा है, तीसरे रो में तीसरा फसल उगाया जा रहा है। तो अलग अलग फसल को हम अलग अलग रो में उगाते हैं, इसी को कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। इससे क्या फायदा होता है, दिस इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड सप्लाइड एंड आल्सो प्रिवेंट पेस्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू दैट प्लांट। अब क्या होता है, मान लीजिए एक प्लांट है वो उगा दिए, तो उसको खाने वाले जो जानवर हैं, जो पेस्ट हैं, वो वहां पे उग गए, वहां पे रहने लगे, उस प्लांट को खराब कर देते हैं। और अगर अलग अलग प्लांट है, हो सकता है वो जो जानवर है वो एक तरह के प्लांट को खा ले, और जो बाकी के प्लांट है उसे हम बचा सकते हैं। अगला है बच्चों क्रॉप रोटेशन। 20वां क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, एक्सप्लेन क्रॉप रोटेशन। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्या होता है, एक सीजन में हम लोगों ने एक प्लांट लगाया, अगले सीजन में दूसरा प्लांट, तीसरे सीजन में तीसरा प्लांट, फिर चौथे सीजन में हम लोग इसी प्लांट, पहले प्लांट को फिर लगा दिए, फिर पांचवें सीजन में दूसरे प्लांट को, छठे सीजन में तीसरे प्लांट को, सातवें सीजन में पहले प्लांट को। तो इस तरह से जो क्रॉप को रोटेट करते हैं उसे ही हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।
और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।